अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान हन्नान बुखारी और मैं हूँ फातिमा नासिर। सिटी एट 10 में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना भी ख्याल रख रहे हैं और अपने घर वालों का भी बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं। कल रात से शहर फैसलाबाद में मौसम बहुत खुशगवार हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। हवा जो है चल रही थी, उसके साथ साथ आज सुबह जब मैं आ रही थी रास्ते में तो बारिश भी हो रही थी। और मेरा ख्याल है इतनी गर्मी पड़ी है पिछले 1-2 हफ्तों में कि ये जो बारिश थी बहुत ही वेलकम थी। बहुत अच्छा लगा कि जो ये बारिश हुई। लेकिन अभी अच्छी बात है बहुत ज़्यादा नहीं हुई, क्योंकि फैसलाबाद में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो उससे भी मसले होने लग जाते हैं। तो इसलिए अच्छी बात है कि थोड़ी बारिश हुई, जिससे मौसम जो है बेहतर हो गया, क्योंकि बहुत गर्मी हुई थी। और आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग बहुत मुश्किल फेस कर रहे थे, बल्कि हर कोई मुश्किल फेस कर रहा था इन हालात में। तो अच्छी बात है कि मौसम थोड़ा बेहतर हो गया और हमें गर्मी से जो है वो थोड़ी ब्रेक मिल गई है, क्योंकि गर्मियां जो हैं वो तो ऑब्वियसली अगले 3 महीने जो हैं वो गर्मियां ही रहने वाली हैं। लेकिन ये जो ब्रेक है ये बहुत ही वेलकम है और अच्छा है। तो जी हर किसी ने मौसम एंजॉय किया आई एम श्योर, चाहे अपनी फैमिली के साथ, चाहे अपने घर में, टेरेस पे, बालकनी में। और जिस तरह से हमारी तो रिवायत है कि हम लोगों ने चाय लाजमी पीनी होती है, तो जी आई एम श्योर कि आप लोगों ने मौसम को चाय के साथ जरूर एंजॉय किया होगा। तो बात करते हैं आइंदा 24 घंटे में मौसम की क्या सूरत हाल रहने वाले हैं। अगर बात करें ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत की तो 39 डिग्रीज, और अगर कम से कम की बात करें तो 24 डिग्रीज रहेगा। बट आई एम श्योर क्योंकि मौसम कुछ बेहतर है तो फील ऐसे ही होगा कि थोड़ा कम मौसम है। और हवा के हवाले से बात करें तो 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चलेगी। तो मौसम जो है उम्मीद करते हैं कि थोड़ा खुशगवार ही रहे आने वाले जो दिन है उसमें भी, क्योंकि कल भी बारिश की प्रेडिक्शन की जा रही है। तो उम्मीद करते हैं मौसम जो है लाजमी तौर पर अच्छा रहे। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं फातिमा, और वेदर की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि अब बारिश तो हो गई है, लेकिन महसूस ये भी किया जा रहा है शहरियों की जानब से कि अगर बारिश के बाद कड़क धूप जो है वो निकल आती है तो उससे हवस जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। और उस हवस की वजह से भी बहुत सारी सफोकेशन की वजह से बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बीमार भी हो जाते हैं और सांस लेने में भी उनको दुश्वारी होती है। लेकिन उम्मीद यही की जा रही है क्योंकि मानसून का मौसम आ गया है तो ये बारिशें जो है अगले चंद दिनों में जारी रहेगी। लेकिन उसके साथ साथ वास्ता के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा ये बारिशें, क्योंकि इन बारिशों के बाद बहुत सारी गलियां होती हैं जो कि नदी नालों का मंजर जो है वो पेश करने लगती है, लोगों के घरों में पानी जाने लगता है। तो इस दफ़ा स्ट्रेटजी जो है वो वासा की तरफ से क्या बनाएगी और वो स्ट्रेटजी काम भी आएगी या नहीं आएगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मौसम खुशगवार हो चुका है, बहुत सारे लोग कल रात से गर्मा गर्म चाय की चुस्कियां अपने घर की छत पे बैठ के जो है वो लगा रहे हैं और मौसम को भरपूर एंजॉय कर रहे हैं। जैसा कि फातिमा ने भी कहा कि 2 हफ्ते तकरीबन इतनी शदीद गर्मी शहर फैसलाबाद के अंदर रही कि बहुत सारे लोग उससे परेशान थे, लेकिन अब मौसम जो है वो अच्छा हो चुका है। तो आगे बढ़ते हैं, अच्छे मौसम के साथ साथ कुछ अच्छी बातें भी कर लेते हैं। जैसा कि रोजाना की बुनियाद पर हम जनाब आपको कहते हैं कि आपके अंदर कोई भी टैलेंट मौजूद है तो उस टैलेंट को ज़ाया मत करें, उसकी वीडियो बनाए 30 सेकंड की, बना के हमें व्हाट्सएप करें आप उस नंबर पे जो हम दे रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि हमारी कोशिश होगी कि आपका टैलेंट जो है वो चाहे सिंगिंग का है, एक्टिंग का है, स्केचिंग का है, कोई भी टैलेंट आपके अंदर मौजूद है हम अपने शो में स्क्रीन के ऊपर दिखाएं ताकि लोग जो हैं आपका टैलेंट दे सकें। और अगर आप वायरल होते हैं तो आपको मुख्तलिफ चांसेस मिल सकते हैं, पॉपुलैरिटी गेन कर सकते हैं, काम मिल सकता है, वो काम मिल सकता है जो आप खुद चाहते हैं। और इसके अलावा आपकी बर्थडे सेलिब्रेशंस, जनाब आपकी खुशियों में हम शामिल ना हो ये कैसे हो सकता है? तो आपकी खुशियों में अपने स्टूडियो से शामिल होंगे, लेकिन सेलिब्रेशंस की 30 सेकंड की वीडियो आपको बना के हमें व्हाट्सएप करनी होगी और जैसे ही व्हाट्सएप करेंगे हम अगले दिन उसको ऑन एयर भी करेंगे। तो ये तो थी जनाब रोजाना की बातें, लेकिन इसके साथ साथ रोजाना फातिमा हम बहुत सारी ऐसी न्यूज़ भी शेयर करते हैं जो कि हमारी ऑडियंस के लिए बड़ी हेल्पफुल होती हैं। तो आज कराची से हम खबर लेके आए हैं। अरे कराची से? हाँ, कराची की खबर है जनाब। कराची की खबर यह है कि FBI ने कराची के ड्राईपोर्ट के ऊपर जितने भी गाड़ियां नॉन कस्टम पेड वहां पे खड़ी हैं ऑक्शन के लिए जो है वो खोल दी जाएंगी और जल्द इनकी ऑक्शन जो है वो करवा दी जाएगी। और इस ऑक्शन का फायदा ये होगा कि सस्ती यानी मार्केट से कुछ कम रेट पे शहरियों को गाड़ियां जो है वो वहां पे मिल पाएंगी, बोलियां लगाई जाएंगी गालबन, और वहां पे शहरी जो हैं अपनी पसंद की गाड़ी की कीमत जो है वो अदा करके वहां से गाड़ी हासिल कर सकेंगे। सैकड़ों गाड़ियां हैं जो कि आपने तस्वीर के अंदर भी देखा कि वहां पे खड़ी हैं। अब वो रोड्स पे आएंगी और रोड्स पे आने के बाद शहरी अपनी मनपसंद की गाड़ी जो है वो वहां से परचेज कर सकेंगे। तो फातिमा ये तो थी कराची के हालात।
अब कुछ और न्यूज भी आपकी तरफ से भी आनी चाहिए। बिल्कुल हनान, और अच्छी खबरें जैसे कि आपने कहा, और हमारा तो एक तरह से हम चाहते हैं कि आप लोगों तक अच्छी अच्छी खबरें, सुबह का वक्त है तो सुबह के वक्त अच्छी खबरें ही अच्छी लगती हैं, इसलिए एक और अच्छी खबर आप लोगों तक पहुंचाते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं उन्होंने हम पाकिस्तान की इकोनॉमी की बहुत मदद की, और हमारी जो रेमिटेंस है वो 11 महीने के अंदर पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो इस साल में 29% उसमें इजाफा देखा गया है, और इसके साथ ही साथ 26.7 बिलियन की रेमिटेंस जो है वो पाकिस्तान को रिसीव हुई है, जिसके बाद हमारी इकोनॉमी जो है उसमें हमें बहुत सारी मदद मिली है। और ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत मेहनत करते हैं, मुझे लगता है पर्सनली, बिकॉज मैंने खुद कुछ वक्त पाकिस्तान से बाहर गुजारा है, तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होता है अपनी फैमिली से दूर रहना, अपने घर से दूर रहना, और अपने लोगों से दूर रहना, अपने मुल्क से दूर रहना, अपनी सरजमीन से दूर रहना। लेकिन जब आप किसी भी तरह से अपने मुल्क की मदद कर रहे होते हैं वहां रहते हुए भी, तो हम और ज्यादा प्राउड फील करते हैं, हम उस मेहनत को अप्रिशिएट करते हैं, और जो वो मुश्किलात का सामना करते हैं सिर्फ इसलिए कि वो अपने घर वालों को पैसे भेज सकें या अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल रख सकें, हम उसको बहुत बहुत अप्रिशिएट करते हैं, हम उसको सराहते हैं, और इसीलिए हम इस न्यूज़ को अपनी जो है शो में ऐड कर रहे हैं लाजमी तौर पर कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है ओवरसीज पाकिस्तान की वजह से बहुत बहुत बेहतर हो रही है। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्तों में जब सही चैनल्स के थ्रू पैसे को भेजा जाता है, ना कि मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू या ऐसे चैनल्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि ऑफिशियल नहीं होते हैं, उससे चीज़ें जो हैं वो मुश्किल हो जाती हैं। तो इसलिए हम अप्रिशिएट करते हैं इसको, और आगे चलते हुए बहुत बहुत उम्मीद करते हैं कि हम ऐसे ही करेंगे और हम सही चैनल्स के थ्रू ही लाजमी तौर पर पाकिस्तान के अंदर पैसे भेजेंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, और ये बहुत बड़ा सरमाया है हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर भी मजीद बेहतरी इनकी वजह से हमारी मौशियत के अंदर भी आएगी। तो आगे बढ़ते हैं जनाब, एक वीडियो आज हम आपको दिखाएंगे जो कि सोशल मीडिया पे फातिमा बहुत वायरल हो रही है, इस कदर वायरल हो रही है कि लोग ढूंढ रहे हैं उस शख्स को। अब वो कहाँ का शख्स है हम आपको बताते हैं जनाब, पहले आइए आपको वो वीडियो दिखाते हैं। जनाब आपने देखा ये शहरी जो है वो साहिवाल का है, और साहिवाल की गलियों कूचों में खोए वाली कुल्फी जो है वो बेचता है। इस खोए वाली कुल्फी को खाने का टेस्ट तो अपना ही है, लेकिन इसके साथ साथ वहां के रहायशियों का कहना है कि जब गली में आके ये आवाज लगाता है, आवाज इस कदर सुरीली होती है कि कुल्फी जो है वो खाने से पहले उनके जहन में जो बात आती है वो इसकी आवाज सुनने की आती है। दोस्तों में बैठ के महफिलें भी लगाते हैं ये शहरी, और खूब महफिल को जमाता भी है। इतनी खूबसूरत आवाज के साथ फातिमा कोई कुल्फी बेच रहा हो तो कैसे मन नहीं चाहेगा कि आप जाके उससे कुल्फी ना खरीदें। बिल्कुल हनान, और कैसे आप अवॉइड कर सकते हो। और आई थिंक हर किसी का अपना टैलेंट होता है, आपने देखा उनकी आवाज़ कितनी अच्छी है। बहुत सारे लोग जो हैं वो गाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर कोई गा नहीं पाता है, इंक्लूडिंग मी, मैं नहीं गा पाती हूँ। तो आई थिंक कि दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग टू डू कि वो अपने जो भी काम कर रहे हैं उसको शौक से कर रहे हैं, लोगों को खुशी हो रही है उनका काम देख के। और सोशल मीडिया का एक ट्रेंड बन गया है कि सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी चीज़ जो है वो वायरल हो सकती है। आपको भी नहीं पता होगा कि आप जो काम करें वो लोगों का जो दिल है वो उसको टच कर जाएगा, और आप सही में उस चीज को नहीं बता सकते हैं, आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कि कौन है जो कल सोशल मीडिया के ऊपर छाया हो। और फातिमा मैंने तो बजाते खुद इस चीज को एक्सपीरियंस किया है कि रात सो के उठता है बंदा सुबह और स्टार बना होता है। बिल्कुल, मतलब सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप अगर लोगों को पसंद आ रहे हैं तो दिनों के अंदर नहीं, महीनों के अंदर नहीं, बल्कि मिनटों के अंदर और घंटों के अंदर आप वायरल होते हैं पूरी दुनिया के अंदर। तो ये एक ऐसी चीज है जिसे आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं जनाब, आज हम खास तौर पे जिला काउंसिल के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि जिस तरह से म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर तमाम चेयरमैन साहबान ने चार्ज संभाला और वहाँ पे एक मीटिंग भी की गई, इजलास भी किया गया, तो आज जो है वो जिला काउंसिल के अंदर इजलास जो है वो होने जा रहा है। पहला इजलास होगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। क्या सूरत वहाँ पे होगी इस हवाले से जानेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे शराफत अली खट्टक हैं, इनके साथ ऑयल के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। टैंकर्स एसोसिएशन के आल पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी है, तो आपको जनाब वेलकम करते हैं शो के अंदर। और उनके साथ साथ हमारे मोस्ट सीनियर रिपोर्टर और बहुत अच्छे तजिया निगार भी हैं अब्दुल रहमान, तो वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। गुल साहब वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। तो पहले मेरा ख्याल है अब्दुल रहमान की तरफ मैं जाना चाहूँगा, क्योंकि ज़िला काउंसिल की जो आज
सूरत हाल होगी, थोड़ी सी रोशनी डालिएगा, क्या सूरत हाल होगी, क्योंकि मैं ये भी देखना चाह रहा था कि वहाँ पे ज़ाहिर नज़ीर साहब जो हैं वो गालिबन आज चार्ज संभालेंगे। तो एक तरफ आसम नज़ीर की अगर बात करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जीता इन्होंने इलेक्शन जिला कौंसिल का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीट पे, और ऊपर से सूरत हाल क्या होगी, ज़रा इस हवाले से रोशनी डालिए। थैंक यू इनाम। देखिए ये बड़ी मज़ेदार सी सूरत हाल है, और आज जो चौधरी ज़ाहिर नज़ीर है वो तो खुद नहीं आएंगे। ये चेयरमैनों का एक ग्रुप है जो अपना चार्ज संभालने आ रहा है। और जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने जब अपना इजलास बुलाया तो उसके बाद जो कॉर्पोरेशन ज़िला कौंसिल के चेयरमैन थे उन्होंने भी बैठ के अपना लायामल बनाया, और वाइस चेयरमैन राना जुल्फ़िकार खान की क़यादत में आज तमाम लोग उधर इकट्ठे होंगे, अपना इजलास करेंगे। चेयरमैन को बुलाया गया था लेकिन उनकी जानब से माजरत की गई, सेहत के भी मसले, और वैसे भी वो समझते हैं कि जब तक पंजाब हुकूमत की जानब से नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा तब तक इस इजलास की उस तरह से कानूनी या आईनी हैसियत नहीं होगी, इसलिए वो इस तरह के इजलास में नहीं आना चाहेंगे। और वैसे भी वो बेशक पीएमएल के टिकट पर कामयाब हुए हैं, लेकिन उसके बाद उनके भाई पीटीए में शामिल हो गए और उसके बाद बल्दियात ख़त्म हो गई। तो फिलहाल जो उनको जो हम वो पीटीए में ही शमूलियत उनकी कंसीडर करेंगे। और जैसा कि कॉर्पोरेशन में हमने देखा कि पीटीए के जो चेयरमैन है वो नहीं आए थे, एक आध चेयरमैन सिर्फ कार्रवाई देखने आया था, बाकी जो मेजोरिटी है उसने बाइकाट किया था। हालांकि उनका दिल तो चाहता होगा आ जाएं, लेकिन पार्टी की मजबूरियाँ होती हैं कि अगर वो आते हैं तो इस इजलास को जो है कानूनी हैसियत मिल जाएगी, इस इजलास की एक अहमियत हो जाएगी कि इसमें तमाम पार्टी शरीक है, इस वजह से वो नहीं आए। तो यहाँ भी चौधरी ज़ाहिर नज़ीर की शिरकत जो है वो मशकूक है, लेकिन जो शहर के चेयरमैन है, मेयर्स हैं, उनको तमाम को उन्होंने इन्वाइट किया गया। देखना होगा कौन कौन जाता है, कैसा इजलास होता है, क्योंकि ये तकरीबन 2 साल और 1 माह के बाद इजलास होने जा रहा है। ज़िला कौंसिल का भी पहले कॉर्पोरेशन का हुआ, बड़ा जोशो खरोश था, बड़ी तकरीरें हुई, बड़े वादे वईद हुए, लेकिन उसका जो पॉजिटिव एक चीज़ थी कि मेयर रज़ाक मलिक की जो अदालत में रिट थी, उसके बाद जो तमाम तरक्याती स्कीमें थी वो उन्होंने उस पर हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। अदालती स्टे आ गया कि वो तब तक उस पर कोई काम नहीं होगा जब तक इस केस का फैसला नहीं आ जाता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानब से ये दिया गया था कि अब बल्दियाती इदारे बहाल हो चुके हैं, मेयर्स चेयरमैन बहाल हो चुके हैं, तो वही अपना काम करेंगे। पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, उल्टा जो कॉर्पोरेशन थी, ज़िला कौंसलें थी, तहसील कौंसलें थी, वो तमाम की तमाम अपने डेवलपमेंट के फंड्स लगाना शुरू हो गई, जिस पर अब अदालतों में स्टे लिए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो मसला ये बना हुआ है कि कॉर्पोरेशन का इजलास तो हो गया, हालांकि वो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन बनी हुई है, लेकिन जो ज़िला कौंसिल है वो अमलन ख़त्म हो चुकी है। ज़िला कौंसिल की जगह 5 तहसील कौंसलें बनाई गई हैं, और अब जो ज़िला कौंसिल की बिल्डिंग है वो एज ए तहसील सदर इस्तेमाल में लाई जा रही है। अब उसमें इजलास तो हो जाएगा, लेकिन उसकी कानूनी हैसियत बारे जो है वो बड़ी दो आराह हैं। एक तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के क्योंकि अहकामात हैं कि इनको बहाल किया जाए, तो इसका मतलब है कि ये जैसे ही इनको ख़त्म किया गया था वैसे ही बहाल होंगे। लेकिन दूसरी जानब लोकल गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ है कि अब इनको बहाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब इदारे मौजूद नहीं हैं। देखिए, ज़िला कौंसिल नहीं है, उसकी जगह तहसील कौंसिल है। पहले पूरा फैसलाबाद के जितना भी देही एरियाज़ था वो कवर होता था, अब सिर्फ एक तहसील कौंसिल सदर की वो कवर होगी, बाकी तमाम की जो कमेटीज़ हैं, तहसील कौंसल्स हैं, उनकी तहसीलों में बना दी गई हैं। इसी तरह से फ़ंड्स की सूरत हाल है कि अब इनके पास पूरे ज़िले के फ़ंड्स तो हैं नहीं कि जो इनके खिलाफ स्टे आ जाए या कोई भी जो अहकामात आ जाएँ। तो ये जो कानूनी पेचीदगियाँ बनी हुई हैं जिनकी वजह से दोबारा से अदालत में रुजू हुआ है, और तकरीबन ये 26 जून को शायद जो अदालती रेट है उस पर मज़ीद कोई भी जो जज साहबान आर्डर्स कर सकते हैं या इसमें जो अगली तारीख मिल सकती है, क्योंकि ये तौहीन अदालत की रेट की गई थी कि पंजाब हुकूमत नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रही। और ये कहा जा रहा है पीटीए के नुमाइंदगान की जानब से कि ये जानबूझकर टाइम गेन किया जा रहा है, क्योंकि ये सिर्फ 31 दिसंबर 2021 तक तो तमाम इदारे वो ख़त्म होने जा रहे हैं, तो ये टाइम लेने के लिए पीटीए की जानब से जो डिलेइंग टैक्टिक्स है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो बिल्कुल, अगर हम बात करें बजट के हवाले से, आई थिंक जो एक चीज़ हर पाकिस्तानी के दिमाग पे छाई हुई है वो बजट है 2021 to 22 का। तो इस हवाले से बताइएगा क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या लग रहा है, किस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से आप क्या चाहेंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या किया जाए? बहुत शुक्रिया इसकी बात में। देखिए, हमेशा जब भी गवर्नमेंट बजट पेश करती है तो वो कहते हैं तकारीर कुछ होती है, तशरीह कुछ होती है। बिल्कुल। अब आप देखते जाइएगा कि जिस तरह ये जब ये बजट मंजूरी के मराहल से गुजरता जाएगा, अब आप इसको तकारीर और तशरीह के साथ जब इसको कंपेयर करेंगे तो आपको वाज़ेह तौर पर फ़र्क नज़र आ जाएगा। इसकी छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि वज़ीर ख़ज़ाना की तकरीर के दौरान उन्होंने कहा कि हम FBR के जो ताजर बरादरी को हरासमेंट की जो
कोशिश को बिल्कुल नाकाम बनाने के। कोई FBI का एहलकार किसी भी जो ट्रेडर्स को तंग नहीं करेगा। कल मैं अभी सुबह बल्कि पढ़ रहा था कि FBI को ये इख्तियार दे दिया गया कि अगर आप एसेट बियॉन्ड मींस, अगर वो FBI का एक इनलैंड ऑफिसर ये समझेगा कि ये उसने इसकी वायलेशन की, तो फौरी तौर पर उसको गिरफ्तार कर लेगा, उसको अपनी सफाई देने का मौका भी फराहम नहीं किया गया। एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। इसके साथ आप देखें कि ये कह रहे हैं कि हम महंगाई में इजाफा नहीं करेंगे। आपने देखा, मैं अपनी फील्ड के हवाले से बात करूंगा कि पेट्रोलियम, साथ ही उन्होंने तकरीर में उसे कहा कि जो लेवी टैक्स है, जो जिसको हम PDL कहते हैं, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी टैक्स कहते हैं उसको, उन्होंने कहा इसको हम ग्रेजुअली इसको बढ़ाते जाएंगे। ये तकरीबन 5 में अब तो 25 पे लेके जाएंगे। तो मेरा जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब से ये सवाल है कि जब आपने यही कुछ करना था, तो फिर ये जो आप ये रोना रो रहे हैं कि हमने आम आदमी पे बोझ इसका नहीं डाला, तो ये 20 रुपए जो बोझ नेक्स्ट 2 महीने में या 3 महीने में ये किधर जाएगा? ये वो इसी कंज्यूमर पे आके शिफ्ट होगा। और उन्होंने साथ ये भी अंदिया दिया कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर ये रेट कम होंगे तो हम लेविस को बढ़ा के उसको एडजस्ट करते रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये कंज्यूमर को, आम सारफ को, ये उस रिलीफ को पास ऑन करने का इनका कोई इरादा नहीं है। अभी रात से मैंने बल्कि टिकर चल रहे थे कि एक हाइप क्रिएट की हुई कि ये 20 रुपए फौरी तौर पे ये रेट बढ़ रहे हैं। आप देखिए कि हुकूमत का कोई बंदा या कोई स्पोक्समैन आके टीवी पे ये नहीं कह रहा है कि ये हाइप जो क्रिएट की जा रही है इसका किसी कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल क्रिएट की जा रही है और मजीद भी गुफ्तगू करेंगे इस हवाले से, क्योंकि आई थिंक हर कोई जानना चाहता है कि ये जो बजट है इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से की जाएगी। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारे साथ खट्टर साहब मौजूद हैं, उनसे मजीद गुफ्तगू करेंगे और ऑयल के हवाले से कुछ गुफ्तगू करते हैं। सुना है कि पेट्रोलियम की मसनूआत जो हैं उनमें पैसों की इजाफा जो है वो करने जा रही है गवर्नमेंट। कितनी सदाकत है इसमें? जी सनान भाई, मैंने पहले आपको कहा कि वज़ीर ख़जाना साहब ने अभी परसों एक TV टॉक शो में ये कहा कि हम जो PDL है इसको, ये चूँकि 5 रुपए के करीब है, तो इसको हम ग्रेजुअली इसको तकरीबन 25 रुपए पे लेके जाएंगे। तो इसका जारी आपको समझ आना चाहिए कि ये आस्ता आस्ता ये कीमतें इसको बढ़ाते जाएंगे। उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में ये कीमतें कम होती हैं तो इसको जिसके लेवी टैक्स है उसको बढ़ाते जाएंगे। और इसका मतलब दूसरे अल्फाज में ये हुआ कि ये रेट कम नहीं करेंगे। तो ये जो इसका दूसरा नाम मिनी बजट इसको कहेंगे कि ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ये ग्रेजुअली आइंदा आने वाले महीनों में या दिनों में ये बढ़ाते जाएंगे और आवाम की मुश्किलात भी वहाँ बढ़ती जाएंगी। कितने हद तक बढ़ा देंगे इसे? आपका क्या प्रेडिक्शन है, क्योंकि आप ऑयल टैंकर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं ऑल पाकिस्तान के? देखिए ना भैया, उन्होंने वाज़े तौर पे कह दिया कि 20 रुपए तकरीबन ये लेवी टैक्स जो है ना वो 25 पे वो लेके जाएंगे, जिस तरह वो फरमा रहे हैं। अब ये यानी पेट्रोल 130 पे जाने वाला जी। अब ये है कि अगर ये इंटरनेशनल सतह पे अगर कीमतें इसकी नीचे आ गया तो ये पाकिस्तानियों के लिए खुशकिस्मती होगी कि वो लेवी टैक्स उसके साथ एडजस्ट करके ये कीमतें नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन अगर इंटरनेशनल मार्केट में ये बढ़ेंगी तो फिर लाजमी बात है कि ये जो लेवी टैक्स को ये इसी तरह उसको ग्रेजुअली बढ़ाते जाएंगे और इसका बोझ आम कंज्यूमर पे जरूर आएगा। तो लेकिन इसके पीछे वजह क्या है? एक तो ऑब्वियसली टैक्सेस तो हम चाह रहे हैं कि हम लोग इकट्ठे करें, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि आपको पता होगा कि टैक्सेस भी ऑयल के ऊपर जो है वो लगाना चाह रहे हैं वो लोग। तो उसकी जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, एक आम आदमी की जिंदगी की बात आती है, उसकी डेली लाइफ और उसका जो बजट है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, बात यह है कि जब आपकी पॉलिसीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है, कारोबार की सूरत हाल पे सामने है, रोजगार की सूरत हाल आपके सामने। जब माजर के साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जब इलेक्शन से पहले तकारीर कहा करते थे कि अगर पेट्रोल 1 रुपये बढ़े या टैक्स बढ़े, वो जो अल्फाज इस्तेमाल करते थे, मैं ऑन एयर ये वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता। तो इसका मतलब आप ये समझ लें कि ये जब इलेक्शन के सिनेरियो में जब होते हैं कुछ बातें इनकी और होती हैं। जब ये अब हुकूमत में हैं तो अब इनको समझ आया कि असल में हक़ाइक़ क्या है। तो इनको पहले ये सोचना चाहिए था कि जब आप आवाम को सब्ज़ बाग दिखा रहे हैं या उनको एक ऐसा नया पाकिस्तान आप
एक विजनरी तरीके से उसको फोकस कर रहे हैं या उसको बना के दिखा रहे हैं, तो फिर उस पर अमल तो करें। मैं यहाँ पे ये ऐड करूंगी कि जैसे आपने खुद कहा कि रियलिटी ऑन द ग्राउंड आपको तभी पता चलती है जब आप एक्चुअली गवर्नमेंट का हिस्सा बन चुके हो। तो आपको नहीं लगता हमारी इकोनॉमी जितनी वीक रही है इन द पास्ट, वो चीज़ें बेहतर होती है नजर आ रही है, चाहे वो एक्सपोर्ट्स के हवाले से हो, चाहे वो डिफरेंट चीज़ों के हवाले से हो, डिफरेंट कंपनीज जो पाकिस्तान के अंदर अब इन्वेस्ट कर रही हैं, और पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बहुत सारी चीज़ों की अब की जा रही है, चाहे वो गाड़ियाँ हों, चाहे मोबाइल फोन्स हो। उस लिहाज से देखा जाए तो चीज़ें बेहतर हो रही है। रोजगार के हवाले से भी अगर बात करें तो लोगों को जॉब्स जो हैं वो ज़्यादा मिलेंगे। ऑफ कोर्स अगर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, डिफरेंट कंपनीज पाकिस्तान के अंदर आ रही हैं, तो जॉब्स भी ज़्यादा हो रही है। उस हवाले से देखें तो चीज़ें बेहतर होती नहीं नजर आ रही। मैं इस बात से आपसे डिफर करूंगा सॉरी से। देखिए, अब जब ये लोग जब टीवी पे बैठ के या तकारीर करते हैं कि इस गवर्नमेंट, पहले गवर्नमेंट इकोनॉमी की ये सूरत हाल थी, वहाँ पे जीडीपी देखें, अब देख लें आप, रोजगार की सूरत हाल पहले देख लें, अब देख लें आप। ये जो इन्होंने 1 करोड़ नौकरियों का जो झांसा दिया था, इन्होंने लाखों लोग बेरोजगार कर दिए। घर जो नए देने थे लोगों के, मकान गिरा गिरा के उन्होंने लोगों का हुलिया बिगाड़ दिया है। देखिए, हमेशा को पाकिस्तान की इकॉनमी या आपकी किसी मुल्क भी का इकॉनमी का अब ताल्लुक आम लोगों की ज़िंदगी के साथ किसका ताल्लुक होता है कि वो किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब आप बिजली के रेट्स देखें, पेट्रोल के रेट्स देखें, आप महंगाई की रेशो देखें, आप रोज़गार की सूरत हाल देखें, अमन अमान की सूरत हाल देखें, करप्शन की सूरत हाल देखें। बिलीव करें, मैं बिल्कुल ऑन एयर ये कह रहा हूँ और खलफन ये बात कहता हूँ कि करप्शन पहले से बढ़ी है। अगर कोई बंदा ये कहे कि करप्शन कम हुई है तो मैं चैलेंज करता हूँ, आप मुझे बताएं कि किस जगह पे करप्शन बढ़ी है। अदारों की ये सूरत हाल है कि अब्दुर्रहमान भाई मेरे साथ बैठे हैं, आए मेरी अब सिर्फ एक मिसाल के तौर पे आपको मैं अपनी सिटी काउंसिल में लेके जाता हूँ। वहाँ पे आप यकीन करें मैडम, गलियाँ पानी से भरी हुई हैं, सड़कों के इर्द गिर्द मेरा ख्याल है कि पहाड़ मलबे के हैं ना, वो ढेर लगे हुए हैं। इदारे तो काम कर नहीं रहे, महंगाई जोरों पे है, रोजगार है नहीं। तो ये कागजी कार्रवाइयों में या तकारीर करने से तो इकॉनमी को जितना मर्जी ऊपर ले जाए, जितनी मर्जी तकारीर कर लें, जब तक आम पब्लिक तक इसका फायदा नहीं पहुंचेगा, मैं तो इससे इत्तेफाक नहीं करता कि ये इकॉनमी हमारी बूस्टअप कर रही है। बिल्कुल सर, आई एम श्योर कि आपको पूरा हक है अपना ओपिनियन रखने का। बहुत सारी चीज़ों में अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखें तो चीज़ें बेहतर भी हो रही है, लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत सारी जगहों पर हम लैक भी कर रहे हैं, जो कि डेफिनेटली जिन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर हम ऑफकोर्स पेट्रोलियम के हवाले से बात करें, ऑयल के हवाले से बात करें, तो ट्रांसपोर्टेशन पर भी डिफरेंट तरह के टैक्सेस इम्पोज किए जाएंगे। और सड़कों की आपने खुद बात की कि सड़कें जो हैं काफ़ी खस्ता हाल हैं, जिसकी वजह से कोई भी ट्रांसपोर्टेशन और मुश्किल हो जाती है, चाहे वो वक्त के हवाले से हो, चाहे जो भी व्हीकल इस्तेमाल किया जा रहा है उसके लिहाज से भी चीज़ें मुश्किल हो जाती है। उस हवाले से भी बताएगा कितना मुश्किल होगा इंडस्ट्री के लिए। मैडम देखिए, मेरा ट्रांसपोर्ट के साथ रहे, मैं भी स्टूडियो से बाहर अब्दुर्रहमान भाई से बात कर रहा था। कल मुझे किसी काम के सिलसिले में चिनौट जाना पड़े। यकीन करें, जब मेरे पास आना कि एक लग्जरी गाड़ी है, मैं 1.5 घंटे में मैडम वहाँ पे पहुँचा हूँ। फिर मैंने एक रास्ता उसको दोबारा तब्दील किया। फिर मैंने कहा कि वो बरनाले रोड पे चलते, शायद वो ठीक हो। वो उससे भी बिलीव करें, वो उससे भी बेहतर हो। यानी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह और बर्बाद हो चुका है। अब देखिए नुकसान क्या होगा मुझे। अब जब मैंने 1.5 घंटे में चिनौट पहुंचना है तो मुझे डीजल की कंजम्पशन मेरी गाड़ी की देखें, अगर वो फॉर एग्जांपल वो 20 लीटर कंजम्प्ट कर रही है तो वो 25 पे चली जाए। किसका नुकसान है? मेरा नुकसान है। अब वो जो उन गढ़ों में जब ये मेरी गाड़ी जाती है ना, सब उसके टायर की जो सूरत हाल, जो तबाही है, सस्पेंशन कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए। मैं कहता हूँ यकीन कर, मैं बल्कि जब कल गया हूँ तो मैं तो अपने ड्राइवर्स को अप्रिशिएट करूंगा कि इतने मुश्किल हालात में जो हालात इस वक्त हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो चुका है, जिस तरह वो बेचारे सर्वाइव कर रहे हैं, वो तो काबिल तहसीन है। अब्दुर्रहमान, एक्सीडेंट बहुत बढ़ रहे हैं ये चिन्योट रोड के ऊपर, खास तौर पे अगर बात की जाए। आए दिन जब आप वहां से गुजरते हैं, ट्रैक्टर ट्राली जो है वो उल्टी होती है वहां पे, और बहुत सारे हादसा भी पेश आ रहे होते हैं, मोटर बाइक्स वाले हों, गाड़ियों वाले हों। तो रोड को तामीर नहीं किया जा रहा। अगर ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है इसको बहाल कर देते हैं तो उनके जरिए कोई चांसेस होंगे जिला काउंसिल के जरिए या कॉरपोरेशन के जरिए कि किसी हद तक इसका पैच वर्क या इसे नए सिरे से तामीर किया जा सके?
देखिए हनान, ये रोड की अगर सूरत देखनी हो तो ये बेसिकली डबल रोड होने वाली है। इसका तमाम काम भी मुकम्मल हो गया था, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा जो फंड्स हैं वो दरकार हैं, क्योंकि फैसलाबाद से चन्योर ये बेसिकली सरे शाम ही, क्योंकि ये बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से चलना शुरू हो जाती हैं जो यहाँ मुख्तलिफ मद में चलती हैं। अगर शहरी इलाकों की बात करें तो आमतौर पर फैसलाबाद में 11 बजे चलती हैं, लेकिन इधर शाम को चलना शुरू हो जाती है। उसकी वजह से जो एक्सीडेंट्स हैं वो बढ़ जाते हैं। डबल रोड नहीं है, सिंगल रोड है, जिसमें दोनों ने क्रॉस करना होता है, और स्पेशली जो बाइक वाला या रिक्शे वाला वो टक्कर खाता है और उसके बाद जो है वो नाजुक सूरत हाल हो जाती है। तो ये बड़ा मसला है। रोड्स, फिर जो रोड है वो जगह जगह से टूटी हुई है। अब अगर डबल रोड नहीं होगी तो ये जो टूटी हुई रोड है उसको रिपेयर करना कोई इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि देखिए दिन में भी यहाँ पर रश होता है और रात में बड़ी गाड़ियों का रश होता है। किस टाइम पे कोई रिपेयर करेगा ना कोई, ये इसके लिए ज़रूरी है कि कोई अल्टरनेट तो दिया जाए पब्लिक को। अगर नहीं दिया जाएगा तो फिर भी एक बड़ा मसला हो जाएगा। तो ये काफ़ी पेचीदा मसला हो चुका। फिर ये गड्ढे पैच वर्क वाले गड्ढे नहीं रहे। अगर मामूली गड्ढे हों तो वहाँ पर पैच वर्क हो जाए और उसी टाइम जो है वो ठीक हो जाए जिसको, लेकिन ये तो पूरी सड़क ही अब रिपेयर एंड जो मेंटेनेंस अब होने वाली है, और कम से कम इसके लिए कई अरब रुपए का जो बजट है वो दरकार होगा फैसलाबाद से चन्योर के लिए। तो ये पंजाब हुकूमत की स्पेशल मंजूरी से बन सकती है अगर पंजाब हुकूमत इसको तरजीही बुनियादों पर देखे। देखें, वज़ीर आला पंजाब के लिए इसकी कोई इतनी ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं है, फैसलाबाद के MP MNAs के लिए नहीं है, और चन्योर में तो आप वैसे ही देखते हैं कि डेवलपमेंट बहुत कम होती है, छोटा डिस्ट्रिक्ट है। तो ये एक बड़ा मसला है। अवामी सतह पर इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया है, मीडिया की सतह पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। रोज़ाना जो हादसा है वो बहुत ज़्यादा इस रोड पर होते हैं, लेकिन इसके बावजूद किसी के कानों पर जूं नहीं रेंगती। बहुत सी वजूहत है, जिसमें सियासी वजूहत नहीं है, जिसमें फ़ंड्स ना होना भी वजूहत है, लेकिन फ़ंड्स जो है वो बहुत सारी और सड़कों पर लगाए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे कामों पर लगाए जाते हैं जिससे ये अंदाज़ा होता है कि ये रोड्स बनाना या जो आवाम को मुश्किलात से निकालना वो शायद हुकूमत के उस तरह से मफाद में नहीं होता जब तक सियासी तौर पर प्रेशर ना हो। देखिए, अगर ये MP MNAs की जानब से जिनके हलकों से गुजरती है, जो फैसलाबाद और चन्योर को ओन करें, उनकी जानब से अगर वज़ीर आला पंजाब पर ये प्रेशर डाला जाए तो यकीनन ये बन सकती है। 1 से 2 साल का प्रोजेक्ट होगा और ये रोड डबल भी हो जाएगी। लेकिन जितनी रोड की वसअत है उसमें डबल होना कोई मायने नहीं रखता। उसके बाद जो रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस है वो भी साथ साथ चलती रहेगी, तो ये हादसात वो एकदम से बहुत कम हो जाएंगे। बहुत सारे हादसात की वजूहत जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं वो उनको रोका नहीं जा सकता, क्योंकि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उनको लेट करते हैं या रोकते हैं तो फिर भी मसला हो जाएगा। तो इस सिलसिले में जो हुकूमत है वो ये बल्दियात नहीं कर सकती, बल्दियात से बहुत ऊपर का काम है। ये पंजाब हुकूमत का या जो फेडरल है उसको इन्वॉल्वमेंट अपनी करनी होगी, तो फिर ही ये जो सड़क वाला मसला है वो हल हो सकता है। बिल्कुल, आप इसमें सॉरी मैं एक बात आप इसमें ऐड कर दूं अब्दुल साहब, उसमें ये हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने लैंड एक्वायर के लिए पैसे फंड रिलीज कर दिए हैं। अब उनका अगला प्लान क्या है? अब देखिए उन्होंने क्या किया, उसको प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए ये बनाने जा रहे हैं, और ये जब 25 साल तक वो आप और मेरी जेबों से ये पैसा वो वसूलेंगे। ये पंजाब गवर्नमेंट की कारकर्दगी है। जो वज़ार साहब तकरीरें करते रहते हैं ना कि ये उसको मियां शवाशी साहब के साथ कंपेयर करते हैं, तो इनका ये प्लान है कि ये ज़मीन जो एक्वायर की जाएगी वो गवर्नमेंट उसके लिए 3 अरब को समथिंग पैसे एलोकेट किए हैं, बाकी वो प्राइवेट पार्टनरशिप पे बनेगी और 25 साल तक मेरी और आपकी जेबों से ये पैसे निकालेंगे, और पता नहीं कितने दुगना ये पैसे उसमें से ये वसूल करेंगे। यानी बूथ्स बनाए जाएंगे जहां से पैसे कलेक्ट किए जाएंगे। पब्लिक पता चल जाएगा जब ये रोड बनेगी ना, जब आप टैक्सेस देंगे। मैं इसकी छोटी सी मिसाल आपको देता हूं, मैंने पहले भी प्रोग्राम में बताया था कि मेरा एक ऑयल टैंकर अगर फैसलाबाद से पेशावर और पेशावर से फैसलाबाद आया था तो 7200 रुपए टैक्स मैं देता हूं। 7200 रुपए टैक्स, कितना जुल्म है इस मुल्क में। आप मुझे ये बताएं कि वो टैक्स किस जगह पे एडजस्ट होगा, उसकी जस्टिफिकेशन मुझे कोई बंदा बता दे। अगर एक से लिया जा रहा है रोजाना की बुनियाद पे, ये करोड़ों रुपए इकट्ठे किए जा रहे हैं। तो अरबों रुपए ये महीनों का कमा रहे हैं, किधर जा रहा है ये पैसा? ये मतलब मेरी और आप जेब चल निकल भी गया, चलो मैंने टैक्स दे भी दिया, चले लग का रहा है, चलो वो भी छोड़ दें, उसको मैं एडजस्ट किधर करूं? अगर मेरा एक टैंकर फैसलाबाद से पेशावर अगर वो 15 मतलब आ जा रहा है, 15 को अगर मल्टीप्लाई आपके साथ से करें तो ये तकरीबन 1 लाख समथिंग 1 लाख एक महीने का। इसको मल्टीप्लाई करें साल पे, वो 12 लाख का टेस्ट वो समझे कि वो चला गया, उसमें डस्टबिन में चला गया। उसकी कोई एडजस्टमेंट, कोई उसके पुरसाने हाल नहीं है। ये तो टैक्सेस का निज़ाम, ये तो जुल्म है इस मुल्क में। अब अगली बात,
बिल्कुल। अगली बात जो अब्दुलरहमान भाई ने कहा कि जो पॉलिटिशियन है, मुझे आप एक फैसलाबाद की किसी पॉलिटिशियन की पंजाब असम्बली में एक तकरीर मुझे निकाल के दिखा दें कि इन्होंने रोड के मुतल्लिक अपनी हुकूमत, इनके इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इनकी हुकूमती ये जो अरकान असम्बली हैं, कि इन्होंने वहाँ पे आवाज़ उठाई हो कि हमारी रोड जो है ना, सवाए डिस्कोड रोड के मेरे उमर फारूक साहब की काउंसिल से कुछ थोड़ा बहुत उस पर काम हो रहा है, बाकी आप मुझे जड़ावाला रोड बता दें, झंग रोड बता दें, सरगोदा रोड बता दें, कोई रोड मुझे आप बता दें, या कोई MNA की तकरीर निकाल के दिखा दें कि इन्होंने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया हो कि मैं अपने शहर के लिए हमें ये चीज़ चाहिए। सारे गूंगे बने हुए, कितना जुल्म है इस शहर के साथ। क्या ये इश्यूज जो हैं पंजाब गवर्नमेंट तक पहुंचाए जा रहे हैं? अब अब्दुलरहमान, मैं चाहूंगी अगर आप इस पे रोशनी डाल सकें कि क्या ये इश्यूज जो हैं, अब ऑब्वियसली पंजाब गवर्नमेंट को जरूरी नहीं है कि पता हो कि फैसलाबाद के इर्द गिर्द के जो इलाके हैं, चिन्योट हो गया, वहाँ पे ये मसाइल चल रहे हैं, शायद उनको आइडिया हो, लेकिन शायद उस डिटेल में उनको ना पता हो जितने वाजे तौर पर हम लोगों को पता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रहते हैं। तो इस हवाले से क्या उनको आगाह किया जाता है, क्या बात उन तक कन्वे की जाती है और फिर इग्नोर की जाती है, या बात वहां तक पहुंच ही नहीं पाती है? फतमा, देखिए बातें पहुंचाई जाती है, लेकिन इसको इतनी ज्यादा जो तरजीही बुनियादों पर यह जोर नहीं, इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। बिल्कुल, ये जो अभी हुकूमत चल रही है, ये तमाम की तमाम तबादलों पर चल रही है, अपने बंदे लगवाने पर चल रही है, अपने जाती कामों पर चल रही है, उस पर सभी ने जोर दिया हुआ है। जो शहरों को ओन किया जाता था, शहरों के लिए बड़े प्रोजेक्ट लेके आते थे, और एक चैलेंज होता था एक PMLN के ग्रुप्स में कि ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स लेके आने हैं, लगाने हैं, वो चैलेंज ख़त्म हो गया। अब देखा है हमने कि यहाँ पर अपने ज़ाती काम, अपने ज़ाती ओहदेदारान, ज़ाती दोस्तियों तक ही महदूद रह गए हैं, और जो शहर से मोहब्बत होती थी, शहर को खूबसूरत बनाने के हवाले से, डेवलपमेंट स्कीमों के हवाले से, वो प्लान ख़त्म हो गया। फिर जो अगर गवर्नेंस के लिहाज से देखा जाए तो पंजाब बदतरीन गवर्नेंस का सामना कर रहा है। जिस तरह से रिश्वत का तनासब खान साहब बता रहे हैं, बड़ा है पुलिस में, ब्यूरोक्रेसी में, दूसरे तमाम डिपार्टमेंट्स में, बल्कि अभी तो सरकारी मुलाजिम, देखिए सियासत कमज़ोर हुई है इस 3 साल में, मीडिया कमज़ोर हुआ है, बिजनेसमैन कमज़ोर हुआ है, लेकिन जो सरकारी मुलाजिम है उसकी पावर बढ़ी है, पुलिस वाला बढ़ा है, DC फिर से मजबूत हुआ है। पहले बल्दियात होती थी, कोई ना कोई इन अथॉरिटीज़ को, इन डिपार्टमेंट्स को पूछने वाला था, वो भी गैर फाल हुआ पड़ा है, जिसकी वजह से ये सरकारी मुलाजिम अब किसी की बात नहीं सुनते, और MP MNA सिर्फ इतने काम से ही राज़ी हो जाते हैं कि उनके इलाकों में थोड़ा बहुत काम जो अथॉरिटीज़ वो कर रही हैं, बाकी जहाँ से ये PTI आ रही है वहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है। शहर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मजीद भी इस पर बात करेंगे, और बहुत सारे मसाइल जिनका सामना करना पड़ रहा है एक आम शहरी को, एक आम पाकिस्तानी को, उस सवाल से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। तो ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सिटी एट 10 में आपको एक दफा फिर खुशामदीद कहते हैं। बात हो रही है बजट के हवाले से, पाकिस्तान के आज के मौजूदा जो हालात हैं, जो हालात तक पहुंच गए हम लोग, उस हवाले से क्या करना चाहिए, क्या रद्द अमल है, अवाम क्या चाहती है आगे चलते, और गवर्नमेंट क्यों अवाम की उम्मीदों पर उतर नहीं पा रही है। तो जी चलते हैं खटक साहब की तरफ और उनसे पूछते हैं। अभी हम बात कर रहे थे ब्रेक में भी कुछ करप्शन के हवाले से कि करप्शन जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है इदारों के अंदर, लेकिन जहां पर गवर्नमेंट सिर्फ लॉज इंप्लीमेंट कर सकती है, गवर्नमेंट एक एक जगह पर जाकर, एक एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाकर, एक हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाकर नहीं देख सकती कि कौन करप्शन कर रहा है या कौन नहीं कर रहा है। इवन तो उनको नजर रखनी चाहिए, लेकिन हमारी जो वॉच डॉग्स हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं है कि हम लोग वहां तक पहुंच सके। तो क्या एक शहरी की, क्या एक मुलाजिम की, या जो गवर्नमेंट के अंदर स्पेशली काम कर रहे हैं, क्या उन लोगों का ये फर्ज नहीं बनता है कि वो खुद देखें, खुद को पुलिस करें इस हवाले से कि हम करप्शन नहीं करेंगे, और अगर वो करप्शन होते हुए देखते हैं कहीं पर तो उस हवाले से गवर्नमेंट को आगाह करें, या जो भी अथॉरिटेटिव बॉडीज हैं उनको आगाह करें? मैंने बात फिर वही आ गई कि जब आपकी गवर्नमेंट की रेट जब कायम होती है ना, तो फिर जो भी रियासत जब हुक्म जारी करती है तो वो फिर ग्रॉस रूल लेवल तक उस पर इम्प्लीमेंटेशन की ऑटोमेटिक होती रहती है। लेकिन क्या उसमें हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम लोग अपना जो फर्ज है वो अदा करें? जब सपोज मैं आपको अभी अपनी मिसाल देता हूँ, एक मोटरसाइकिल चोरी होगी, आप यकीन करें कि मैं हालांकि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव 24 घंटे हमारा इस पुलिसिंग के साथ वास्ता, 1 महीने के बाद मेरी FIR दर्ज हुई है, और मेरे पास CCTV कैमरे की वीडियो मौजूद है, और फिर उसमें आगे फिर एक और उसमें एक चीज़ ऐड करता जाऊँ कि तकरीबन 3 माह के बाद, 4 महीने के बाद मुझे मेरे बेटा उसमें मुद्दई है, उसमें मैसेज आता है कि आपका मुकदमा अदम पता कर दिया गया। इट मीन्स कि ये पेंडिंग में चला गया।
और दिलचस्प बात मैं आपको ये बताऊं कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने मौका मुलायजा करना भी गवारा नहीं किया। सही। तो हमारे डीएसपी साहब पीपल्स कॉलोनी तौसीफ साहब बड़े ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, बड़े डिसेंट आदमी। मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि ये मेरी FIR हुई है, मौके पे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर गए नहीं, कैसे मेरा दम पता कर दिया? और उन्होंने बड़ा उसको सीरियस एक्शन लिया और जो मुतलका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को फौरी तौर पर वहाँ पर पहुँचने का कहा। अरे ये अदारे ये तो सूरत हाल है। अब आम पब्लिक का क्या होगा जो बेचारे थानों कचहरियों का जिनका वास्ता पड़ता है, हमारा भी पड़ता है। इसी तरह दूसरे महकमों में चले जाएं आप, जिस तरह अब्दुल साहब को मैंने भी सॉल्ट वेस्ट FWMC मेरे साथ इन्होंने 2-3 प्रोग्राम किए। अब्दुल साहब गवाही देंगे, मुझे ये बता दें एक पे अगर इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। मैंने प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे, मैडम मैं आपको सबूत के साथ अभी मैं अपना मोबाइल में मंगवा देता हूँ, 2019 में मैंने एक कंप्लेंट जो है म्यूटेशन रिगार्डिंग कच्ची आबादी गैरी मिल मैंने डाली थी, और हर महीने बाद मुझे एक मैसेज आता है इन प्रोसेस। आप अंदाजा लगा लें कि प्राइम मिनिस्टर लेवल तक हमारी कंप्लेंट गई हैं। और इसी तरह मैंने प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे मैंने इंक्रोचमेंट के हवाले से स्ट्रीट लाइट्स के मुतल्लक वहाँ पे मैंने कंप्लेंट्स की, इनके साथ प्रोग्राम किए, लेकिन रिजल्ट ज़ीरो। अच्छा अब्दुल रहमान, ये बताइएगा कि जिला काउंसिल के अंदर जो इजलास होने आज जा रहा है, क्या उनको इजाज़त दे दी गई है बिल्डिंग में जाने के लिए? हाँ हनान, ये फैसलाबाद की इंतजामिया ने अच्छा कदम उठाया है कि कारपोरेशन में भी इजाज़त दे दी और ज़िला कौंसिल में भी दे दी, क्योंकि अगर ना इजाज़त देते तो देखें यूसी चेयरमैन अगर सड़कों में इजलास करते, सड़कें ब्लॉक होती हैं, उसके बाद नारेबाजी होती है और एक अजीब तरह से जो सिचुएशन है वो क्रिएट हो जाती। तो ये एक अच्छा कदम है कि इजाज़त दे रहे हैं कि वो आएँ, एक बंद कमरे में तकरीर करें, हुकूमत पे तनकीद करें और उसके बाद जो है वो बस घरों को कैथारसिस निकालें और घरों को चले जाएं। तो ये एक अच्छी बात होती है। तकरीर करने से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो एहतजाज करते, रोड्स ब्लॉक करते, तो उसके बाद जो है वो ज़्यादा असरात मुरतब होते। देखिए शहर में 157 चेयरमैन है, रिजर्व सीटों पे भी लोग मौजूद हैं, वो तमाम के तमाम आए और वो जो कहते हैं ना कि एक गमला भी नहीं टूटा और बड़े पूरा अच्छे तरीके से इजलास का इनेकाद भी हो गया। अपने उन्होंने मुतालबात भी जो है वो पेश कर लिए, उसके बाद स्टे ऑर्डर्स भी ले लिया और हुकूमत को भी कोई मुश्किल नहीं हुई, सिर्फ एक हाल देना पड़ा उन्हें। तो आज ये ज़िला कौंसिल में भी अच्छी रवायत कायम होने जा रही है कि वो उन्हें हाल देंगे, इजलास होगा और उसके बाद वो अपने घरों पे चले जाएंगे और उसके बाद जो अदालत का फैसला है उसका इंतज़ार किया जाएगा। यानी ये जो रवायत कायम की गई है ये हमारी इंतज़ामिया की जानब से की गई है, और इंतज़ामिया जो है उसके अंदर पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनकी कोशिश होती है कि मामला को बेहतरी से जो है वो हैंडल किया जाए। तो बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान आपका भी खटक साहब बहुत शुक्रिया आज के शो में आने के लिए। इसी के साथ नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद जनाब। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी बेहतरीन लगे, उसके लिए आपकी ड्रेसिंग और इसके साथ साथ हेयर स्टाइल ज़बरदस्त होना चाहिए। मेरी ड्रेसिंग बेन स्टीवंस बाहिर साहब जी इसकी जान से की गई है, जो कि सायरा मॉल फर्स्ट फ्लोर पे मौजूद है। अगर आप फॉर्मल सेमी फॉर्मल की परचेजिंग के लिए जाना चाहते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को निखारना चाहते हैं, चार चांद लगाना चाहते हैं, उसके लिए आपको वहाँ जाना होगा और ज़बरदस्ती जो ड्रेसिंग है वो परचेज़ करनी होगी। और इसके साथ साथ मेरा हेयर स्टाइल जो है वो प्राइम हेयर क्लब की तरफ से बनाया गया, जो कि जनाब कॉलोनी के अंदर मौजूद है। ज़बरदस्ती बॉडी केयर और हेयर स्टाइलिंग के लिए आप वहाँ पर जा सकते हैं। और आज फातिमा भी कुछ कम नहीं लग रही। जनाब फातिमा, क्या कहेंगे, आपने ड्रेसिंग किसकी की है? बिल्कुल हनान, थैंक यू सो मच। और पता नहीं ऐसे क्यों होता है कि हनान और मैं मैच कर जाते हैं एट ओकेजन्स, जबकि हम लोगों ने लाइक आई सेड बिफोर, एक दिन पहले भी हम इस बारे में बात करते कि हम बिल्कुल भी डिसाइड नहीं करते, हम कोऑर्डिनेट नहीं करते कि हमने एक ही कलर पहनना है, बट इट हैपन्स समटाइम्स कि हम लोग एक ही कलर पहन लेते हैं। तो आज जो मेरा आउटफिट है, जैसे हनान का आउटफिट बहुत अच्छा है, वैसे मेरा जो आउटफिट है वो खातूने जन्नत की तरफ से स्पॉन्सर किया गया है, जिनकी जो आउटलेट है वो गुलबर्ग रोड पे मौजूद है। चाहे फिर वो आपके कैजुअल वेयर हो, सेमी फॉर्मल या फिर फॉर्मल वेयर ही क्यों ना हो, एंड ना सिर्फ कपड़े और प्रेट वेयर, अनस्टिच्ड कलेक्शन भी उनके पास मौजूद है, एंड ज्वेलरी एंड मेकअप भी उनके पास है। तो यानी कि एक ही जगह पे आपको अंडर वन रूफ हर चीज़ मिल जाएगी। तो लाजमी तौर पर जाएं और उनकी जो नई समर कलेक्शन है जिसमें फ्रेश कलर्स अवेलेबल हैं, और मुझे लगता है वाइट जो है वो इस सीज़न बहुत इन रहने वाला है, तो लाजमी तौर पर जाएं और उनकी अमेजिंग सी जो समर कलेक्शन है उसको चेकआउट करें। तो ठीक है जनाब, हमारा फेवरेट सेगमेंट किचन भी स्टार्ट हो चुका है। जरा फातिमा से अपने हाथ की चाय जो है आज हमें बना के पिलाएंगी। तो फातिमा चलते हैं किचन की तरफ, और आज जो है वो ख़ास तौर पे
DLT की चाय जो है वो बनाई जाएगी। आज तो मौसम भी फातिमा बड़ा अच्छा है। बहुत ही अच्छा है ना। और हमने बिल्कुल जब स्टार्ट कर रहे थे हम शो, तो तभी मैं कह रही थी कि बहुत सारे लोगों ने जो है कल रात से लेकर अब तक, क्योंकि मौसम बहुत बेहतर हुआ है और बहुत अच्छा लगता है लाजमी तौर पे कि मौसम खिलखिला उठे, बारिश होना शुरू हो जाए, तो चाहे वो परिंदे हों चाहे वो जानवर हों, बहुत ही खुश होते हैं। एंड ऑफ कोर्स इंसान भी जो है वो मौसम अच्छा हो, और पाकिस्तानी और फैसलाबादी इतनी गर्मी के बाद जब मौसम अच्छा होता है तो सारे ही बहुत खुश हो जाते हैं। इसलिए और चाय तो बनती है ना फिर, मतलब मौसम अच्छा हो तो चाय तो फिर लाजमी तौर पर बनती है। और हमारी तो रिवायत है कि हम लोगों ने DLT जो कि ऑफ कोर्स मेरा फेवरेट ब्रांड है चाय के लिए, वो लाजमी तौर पर किचन में तैयार करनी होती है आप लोगों के साथ, क्योंकि एक कप तो हम लोग सुबह पी लेते हैं, लेकिन आई थिंक जब तक शो जो है वो खत्म होने को आता है और जो हमारा लास्ट आवर होता है वो शुरू हो जाता है, तो तब फिर दिल कर पड़ता है कि एक और कप जो है ना वो हो ही जाए। मूड क्रैक करने के लिए कप ऑफ टी जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। और आज हम DLT की जान से जो दाने वाली इनकी पत्ती है उसके साथ चाय बना रहे। DLT के हवाले से मैं आपको जनाब बताता चलूं कि दुनिया के बेहतरीन बागात से इसकी पत्तियां चुन के लाई जाती हैं, प्रोसेस की जाती हैं, जिसका मकसद ये होता है कि जनाब अपने चाहने वालों को, जिस तरह से हमें आपकी फिक्र होती है DLT को भी है, और उनके आपके मूड स्विंग्स से लेके आपके टी के टेस्ट तक जो है वो काफ़ी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। इसलिए इसका टेस्ट हो, टेक्सचर हो या फिर अरोमा हो, वो बेहतरीन होता है। ज़बरदस्त तरीके की पैकिंग जो है वो होती है ताकि किसी किस्म के जर्म्स इसके अंदर दाखिल ना हो सके, मॉइस्चर जो है इसके अंदर दाखिल ना हो सके, जिससे टी जो है वो ख़राब ना हो। और इसीलिए जितनी बार भी इसे खोल के चाय की पत्ती को इस्तेमाल किया जाता है, हर दफ़ा एक नई फ्रेशनेस का एहसास मन में जगाता है। और आज क्योंकि मौसम भी बड़ा खूबसूरत है, और इस खूबसूरत मौसम के अंदर जैसे जैसे ये चाय बना रही है ना फातिमा, इसका अरोमा पूरे स्टूडियो में फैल रहा है और मन चाह रहा है कि इसे जो है वो पिया जाए। के मुंह में पानी भी आना शुरू हो गया है, क्योंकि वो मेरे सामने हमारा कैमरामैन मुजाहिद चाय पी रहा है ना, तो उसने DLT की चाय जो है वो आज हमसे पहले ही बना के जो है पी ली है, लेकिन उनकी मेहनत ज्यादा। वो ये कह रहे थे किचन के अंदर, मैं यही देख रही थी कि इतनी सुबह सुबह किचन के अंदर कौन है और आखिर कर क्या रहा है, तो मुझे समझ आ गया कि DLT की वजह से हर कोई जो है वो चाय की तरफ उनको आना ही पड़ता है। DLT के हवाले से बात करें तो नंबर 1 क्वालिटी चाय है, जिसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर इस्तेमाल किए गए हैं, एक तो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, इसके साथ साथ जो क्वालिटी चाय के इंग्रेडिएंट्स में आप चाहते हैं वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसी वजह से DLT मेक श्योर करती है कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स वो इस्तेमाल करते हैं वो बहुत अच्छे हैं, उनकी क्वालिटी नंबर 1 है दुनिया के अंदर, और जितने वो अच्छे हो सकते हैं वही चीज़ें DLT के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं, चाहे वो टी लीव्स हों, क्योंकि चाय के लिए टी लीव्स बहुत ज़रूरी होते हैं। अच्छे क्वालिटी की टी लीव्स होंगी तो आपकी पत्ती जो है एवेंचुअली अच्छी टर्न आउट करेगी, और इसी वजह से DLT के जो टी लीव्स हैं वो स्पेसिफिकली बागात से लाए जाते हैं, उसके बाद उनको पत्ती उनसे बनाई जाती है। ये पत्ती इतनी फाइन होती है कि आप जैसी चाय में डालते हैं या दूध के अंदर डालते हैं तो फौरन ही बनना शुरू हो जाती है। जैसे कि हनाने का चाहे वो टेक्सचर हो, चाहे वो उसका टेस्ट हो, चाहे वो उसकी खुशबू हो, अमेजिंग होती है। और 2 क्वालिटीज़ अवेलेबल हैं, एक येलो पैकिंग है जो कि एक्सट्रीम क्वालिटी पैकिंग, और इस पैकिंग की एक और खासियत भी है कि अगर आप इसको खरीदते हैं तो एक कुरानदाजी यानी कि लकी ड्रॉ चल रहा है, जहाँ पर आप इसके अंदर से कूपन निकाल कर सेंड करेंगे और उसके बाद एक अमेजिंग सी जो हीरे की अंगूठी है वो आप अपने नाम कर सकते हैं। वैसे हीरे की अंगूठी पहन के आप चाय बना रही होंगी ना, ऐसे कैमरे में अच्छा लगेगा। अरे बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे तो, एंड आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस जो है उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए लाजमी तौर पर हनान येलो पैकिंग तो खरीदनी पड़ेगी। और उसके अलावा भी हनान, आपको पता है कि जब भी कोई काम आप पैशन से करते हो, आप दिल से करते हो, तो वो बहुत बेहतर होते हैं, ना कि कमर्शियल रीजंस की वजह से। इसी वजह से DLT जो है वो इतनी अच्छी है, बिकॉज कमर्शियल पर्पसेस नहीं है इनके ओनर्स के, बल्कि वो एक्चुअली में कस्टमर सेटिस्फैक्शन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका जो कस्टमर है वो हेल्दी हो, वो सेफ हो, खुश हो और चाय का कप भी एंजॉय कर सके। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और आज मौसम भी ज़बरदस्त मौसम के अंदर गर्मा गर्म चाय की प्याली हो और चाय की चुस्कियाँ हों, उससे टेस्ट जो है वो दुबारा हो जाता है। और इसके साथ साथ भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी होने चाहिए जिससे मज़ीद मज़ा चाय का दुबारा हो। तो हर शख्स अपनी पसंद के मुताबिक, कोई केक रस हो, बिस्किट्स हों, आपके जो रस हैं, बाकरखानियाँ हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसमें वैरायटी बहुत ज़्यादा है। कुछ जो है वो नींबू खाना पसंद करते हैं, इसके अलावा कुछ लोग जो हैं वो मीठा खाना चाय के साथ पसंद करते हैं। तो जनाब आपका टेस्ट जिस तरह का भी है, चाय के साथ कुछ भी रखा जाए नमकीन में,
तो वो मज़ीद जो है वो मज़ेदार बन जाता है, मीठे में भी रखा जाए तो मज़ेदार बन जाता है। तो कोशिश किया करें कि अपने घर वालों को खुश करने के लिए बाज़ात मर्द हज़रात जो हैं वो चुप करके किचन में जाएं और जाके ज़बरदस्ती चाय बना के सबके आगे जब पेश करेंगे तो उससे मौसम तो अच्छा होगा ही होगा, घर वालों का मूड भी खुशगवार हो जाएगा। वैसे ये भी एक किस्म की जो सरप्राइजिंग चीज़ होगी कि घर का मर्द अगर जाता है, मतलब सरप्राइजिंग तो नहीं मैं इसे कह सकता, बहुत सारे मर्द तो बिना सरप्राइज के भी ये चीज़ करते हैं, बहुत सारों की आदत होती है और बहुत सारों की आदत उनकी मिसेस जो है वो बना देती है। तो जनाब आप भी हेल्प आउट करें और चाय बनाएं। कोई एक खास दिन होना चाहिए कि आपकी तरफ से भी हरकत करती हुई दिखाई देनी चाहिए घर में, क्या कहते हैं? बिल्कुल अनान, डेफिनेटली। आई थिंक हम 2021 में हैं तो अब तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि घर के सब फर्द, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, वो काम में हाथ जरूर बटाएं, क्योंकि काम जब मिलके करते हैं अनान बहुत आसान हो बरकत जो है वो पड़ती है। तो यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। सिटी एट 10 में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। तो जी आपको पता है कि अब हमारे स्टूडियोज़ में बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग गेस्ट जो हैं वो हमें ज्वाइन करें। हमारी कोशिश होती है कि जो सेकंड आवर होता है हमारे शो का उसको थोड़ा सा लाइट हार्टेड रखें और कहीं मज़ेदार सी बातें करें, क्योंकि ऑफकोर्स हम तो चाहते हैं कि आप लोग खुश रहें और आप लोगों का जो मूड है वो लाजमी तौर पे अच्छा रहे। तो हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है और उनका ताल्लुक जो है वो एक बड़ी यूनिक इंडस्ट्री से है। इवन दो ये स्पोर्ट पूरे दुनिया में खेला जाता है, यानी कि फुटबॉल के बाद टाइक्वांडो जो कि कोरियन मार्शल आर्ट्स है, पूरी दुनिया के अंदर प्रैक्टिस किया जाता है, लोग बहुत पसंद करते हैं और पाकिस्तान के अंदर भी दिन ब दिन इसकी जो मकबूलियत है, जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ती जा रही है। और छोटे छोटे बच्चे, जैसे कि यूजुअली फॉरेन कंट्रीज में होता है कि वो छोटी उम्र से शुरू कर देते हैं किसी भी चीज़ को सीखना, ताकि जब तक वो बड़े होते हैं वो इतने माहिर हो चुके होते हैं कि उनको कम्पीट ही नहीं कर सकते, वो इंटरनेशनल लेवल पर जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। तो जी मैं इंट्रोडक्शन करा देती हूँ हमारे गेस्ट का। हमारे साथ गुफरान अली मौजूद हैं जो कि टाइक्वांडो के इंटरनेशनल प्लेयर भी हैं, इसके साथ साथ वर्ल्ड गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं और नेशनल चैंपियन भी हैं। तो जी वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और साथ हमारे उनके कुछ स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं जो कि ऑफकोर्स छोटे से बच्चे हैं और इतनी अच्छी तरह से टाइक्वांडो आता है इनको, तो हम ज़रूर उस तरफ भी जाएंगे और दिखाएंगे भी आप लोगों को कि कितने माहिर हैं ये बच्चे। तो मैं इंट्रोडक्शन बच्चों का भी करा देती हूँ। हसन अली हमारे साथ मौजूद हैं, उसके साथ अरोहा भी हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ लुबैना और फिजा भी हमारे साथ हैं। तो जी बात करते हैं इसी हवाले से टाइक्वांडो के बारे में, अगर आप कुछ बता सके पाकिस्तान में कितना लोग पसंद कर रहे हैं और बच्चों को, क्योंकि मुझे पता है कुछ वक्त पहले तक बच्चे स्पोर्ट्स की तरफ बहुत कम आते थे और अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत कम थी, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे जैसे हम आगे प्रोग्रेस करते जा रहे हैं वैसे ही बच्चों का इंटरेस्ट और पेरेंट्स का इंटरेस्ट भी डेवलप होता जा रहा है कि बच्चे बचपन से किसी ना किसी स्पोर्ट को खेलना शुरू कर दें। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तरह पहले होती थी कि स्पोर्ट्स नहीं होती थी पाकिस्तान में, होती थी कम होती थी, मतलब कुछ बच्चे करना चाहते थे लेकिन पेरेंट्स उन्हें कहते जी आपने स्पोर्ट्स नहीं करनी। लेकिन इस टाइम चेंज हो गया, पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है अपने मोबाइल से टैब से बाहर निकल के जो है फिजिकल एक्टिविटी की तरफ आएँ। वो पेरेंट्स हमारे पास आते हैं कि सर ये हमारा जो बच्चा है ये टैब में मोबाइल में घुसा हुआ है, काइंडली आप इसका कुछ करें ताकि ये जो फिजिकल एक्टिविटी की तरफ आएँ। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता बच्चों में कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ करवाते हैं, टाइक्वांडो करवाते हैं, उनकी गेमिंग करवाते हैं। फॉर एग्जांपल किसी का वेट इंक्रीज़ है, उसका वेट हमने रिड्यूस करना होता है। कुछ बच्चे आते हैं वो बहुत वीक होते हैं, उनका हमने वेट गेन करना होता है। तो इस तरह इसको हम साथ साथ लेके चलते हैं कि जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उनकी वो चीज़ हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल, टाइक्वांडो एक सेल्फ डिफेंस टेक्निक के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज इसकी जो एक तरह से जो अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो ये कोरियन मार्शल आर्ट्स है। तो उस हवाले से अगर आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे सकें, क्योंकि आई थिंक कोरिया की तरफ से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, चाहे वो उनके टीवी शोज़ हों, चाहे वो उनके बैंड्स हों, कि वो पाकिस्तान और फॉरेन कंट्रीज़ में टीनेजर्स के साथ बड़ी पॉपुलैरिटी हासिल कर रहे हैं। तो स्पोर्ट्स में भी मुझे लग रहा है कि अब वो दुनिया में जो है वो छाना शुरू कर दिया उन्होंने। इसी तरह ही है जी, मतलब देखें कि उनकी जो ताइक्वांडो गेम है पूरी वर्ल्ड में छाई हुई है, मतलब टॉप सेकंड में आ रही है गेम्स में। और अगर मार्शल आर्ट्स में हम देखा जाए तो ताइक्वांडो टॉप फर्स्ट पे है। इसी तरह 2016 में जब मैं कोरिया गया एज ए ट्रेनिंग के लिए, मैं भी मतलब उस टाइम प्लेयर था, मतलब उस टाइम ट्रेनिंग नहीं इतनी करवाता था, प्लेयर था, तो मैं भी ट्रेनिंग के लिए फर्दर गया ताकि मैं उसे ट्रेनिंग लेके आऊँ, ये तो बच्चों को ट्रेनिंग करवाऊँ और खुद अपनी प्रैक्टिस वगैरह करूँ।
तो जब मैंने उधर जाके देखा तो प्रॉपर उन्होंने बड़े बड़े हॉल बने हुए हैं उधर ट्रेनिंग के लिए। बिल्कुल इनिशियल स्टेज से, बिगनर से 3 to 4 years का किड आता है उधर आके प्रैक्टिस करता है। वो अपने जो बच्चे हैं उनको 3 months के लिए उधर एज ए जिसे कहते हैं छोड़ देते हैं कैंप के लिए वो उधर छोड़ देते हैं। वो उधर डिफरेंट एक्टिविटीज करवाते हैं, उनकी बॉडी स्ट्रेच करवाते हैं, उन्हें फिजिकल एक्टिविटीज करवाते हैं। तो एक बड़ा हैरत अंगेज था हमारे लिए कि मतलब इस एज में तो हमारे घर वाले बच्चों को घर से बाहर ही निकालते। तो ये 3 months के लिए इन्होंने अपने बच्चे को उधर, और हमारे तो बुक्स में ही मेरे ख्याल है बच्चों का ज्यादा बिल्कुल जो है वो गुजर जाता है। अच्छा, क्या कहेंगे, हमारे यहाँ अगर बात की जाए कल्चर इससे बिल्कुल डिफरेंट है। इसी तरह वहाँ पे छोटे बच्चों को चाहे वो फिटनेस के हवाले से कोई भी गेम हो लाजमी तौर पे करवाते हैं, लेकिन यहाँ पे आजकल टैब्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, LCD, एंड्रॉयड फोन्स, इन चीज़ों में बच्चे जो है वो कहीं खो गए हैं। हमारी जनरेशन किस तरफ जा रही है? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस टाइम जो है ना बच्चे कुछ ना कुछ जो है पेरेंट्स उनमें अवेयरनेस आ रही है, वो अपने बच्चों को करवा भी रहे हैं। मेरे पास तकरीबन 30+ फैमिलीज हैं जिन्हें मैं करवा रहा हूँ। होम ट्यूशंस हैं कुछ मेरे क्लब्स में आ रही हैं, कुछ जिम्स हैं मेरे पास उधर आ रहे हैं, स्कूल्स में बच्चे कर रहे हैं। स्पेशली जो स्कूल्स हैं वो आजकल काफ़ी फोकस कर रहे हैं इसके ऊपर। तो अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता लोग इसकी तरफ आ रहे हैं, स्पोर्ट्स की तरफ। और अगर आने वाले दिनों के अंदर बात की जाए तो हमारे यहाँ पे बढ़ते हुए ये सिस्टम को देख रहे हैं आप, क्योंकि बच्चे आपके पास आते होंगे लेकिन अभी उस तादाद में नहीं है जितने में होने चाहिए। कोकुलर एक्टिविटीज़ में बच्चे कम ही परफॉर्म कर पाते हैं। सबका फोकस, पेरेंट्स का भी इवन इसी चीज़ पे होता है कि बच्चे पढ़ें, किसी अच्छे सब्जेक्ट्स में मार्क्स लें और किसी अच्छी मंजिल पे पहुंचें। कोकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर उतना उनको बढ़ोतरी और सपोर्ट घर की तरफ से और स्कूल की तरफ से उतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। क्या कहेंगे? इसमें इशू ये है कि गवर्नमेंट नहीं सपोर्ट कर रहा, क्योंकि जो बच्चे कर रहे हैं या करना चाहते हैं वो है एलीट क्लास या एलीट मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं। जो हमारी मिडिल है या पुअर फैमिली है वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकती इस चीज़ को। मीन्स कि एक बच्चे ने आना है जाना है, उसका रेंट आउट है, उसके बाद उनकी यूनिफॉर्म्स हैं, उनकी फीस है। अब कुछ तो हमारे पास होते हैं जी, हम उन्हें कहते हैं जी हम मतलब ताइक्वांडो की मैं बात करता हूँ तो कुछ बच्चों को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी ताइक्वांडो की ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, कुछ बच्चों को यूनिफॉर्म भी दे रहा हूँ। लेकिन हर स्पोर्ट्स में इस तरह नहीं होता। वो जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, कोचेज, वो कहते हैं जी हमें तो पे चाहिए, हमें तो सैलरी चाहिए, आप हमें पे करेंगे देन हम बच्चों को ट्रेनिंग करवाएंगे। तो इसी तरह ही है कि हमें मिलजुल के चलना चाहिए। जो कोचेज हैं उन्हें भी चाहिए कि थोड़ा सा बच्चों को सपोर्ट करें, पेरेंट्स को भी चाहिए सपोर्ट करें, और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि बच्चों और पेरेंट्स को सपोर्ट करें ताकि हर बच्चा जो है स्पोर्ट्स की तरफ आए, ना कि वो हॉस्पिटल्स में जाएं, उधर मेडिसिन के एक्सपेंसेस बियर करें, वो स्पोर्ट्स की तरफ आएँ, हेल्दी लाइफ इंजॉय करें। दैट्स इट। अच्छा, यही बात है कि बहुत सारे लोग इसको बतौर प्रोफेशन ज्वाइन नहीं करते। आप अपना पेट नहीं पाल सकते इससे। आपकी हवाले से मैं बात कर लेता हूँ, कितनी अर्निंग कर लेते हैं? क्या खुश हैं इस काम में आप? क्योंकि बहुत सारे लोग और भी होंगे जो आपकी तरह ट्रेनिंग्स दे रहे होंगे। तो मोस्टली मैंने तो स्पोर्ट्समैन जो हैं यहाँ तो होते हैं बहुत एलीट क्लास के, जो बहुत अच्छे पैसे हैंडसम अमाउंट अर्न कर लेते हैं, या बिल्कुल ही नीचे होते हैं। मिडल में यहाँ पे कोई भी मुझे नज़र नहीं आता यहाँ पे, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, बैडमिंटन हो, या फिर आपसे रिलेटेड कोई भी फील्ड हो। तो आप क्या कहेंगे, मुतमईन है इस फील्ड से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बिल्कुल मुतमईन हूँ अपनी फील्ड से, क्योंकि मैंने अपनी फील्ड को चूज किया है, उसी के ऊपर ही फोकस किया है। ना कि अगर किसी ने मुझे कहा जी आप ये गेम कर लें उसकी तरफ चले गया, किसी ने कहा ये गेम कर लें उसी की तरफ चले गया। अपनी फील्ड में रहा हूँ, उसके ऊपर मैंने फोकस किया है, ट्रेनिंग की है, इंटरनेशनली ट्रेनिंग लेके आया हूँ। मैं इतनी कोई लीड क्लास से बिलोंग नहीं करता था, मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेहनत की है, टाइम स्पेंड किया है, गेम को टाइम दिया है। उसके बाद अपनी ट्रेनिंग के साथ साथ मैंने बच्चों को सिखाना शुरू कर दिया, होम क्लासेस देना शुरू कर दी, स्कूल्स में सिखाना शुरू कर दिया, अपना क्लब बना लिया मैंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अर्निंग आ रही है, लोग भी बहुत मुतमईन हैं हमारी ट्रेनिंग से, और हम भी मुतमईन हैं कि हमें अर्निंग भी आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छा। और आई थिंक सबसे बेस्ट यही होता है कि जब आप अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना लो, क्योंकि फिर आप एक्स्ट्रा कर पाते हो, आपके पास वो एज होता है, क्योंकि वो सिर्फ आप काम के लिए या पैसों के लिए नहीं कर रहे होते, बल्कि आप अपने शौक के लिए कर रहे होते हैं। और बहुत अच्छी बात है कि आप एक एग्जाम्पल सेट करें और बच्चों के लिए और नौजवानों के लिए कि वो इस तरफ आए। अगर उनको स्पोर्ट्स का शौक है तो वो स्पोर्ट्स को लाजमी तौर पर परस्यू करें। आपने मुझे बताया कि आप कोरिया जो है वहाँ पे आपने ट्रैवल किया और वहाँ से आपने ट्रेनिंग हासिल किया, तो आपका एक्सपीरियंस जो था कोरिया का वो किस तरह का रहा? वहाँ पे आपको वेलकमिंग लगे लोग, और जो आपने वहाँ से स्पोर्ट्स कल्चर की भी आप बात कर रहे थे कि 3-3 महीने बच्चों को वहाँ रखा जाता था, जिसके बाद वो ट्रेनिंग हासिल करते थे बचपन से, तो उस हवाले से भी बताएगा कि पाकिस्तान के और वहाँ के स्पोर्ट्स कल्चर में क्या डिफरेंस है और किस तरह से पाकिस्तान जो है उनकी एग्जाम्पल से सीख सकते हैं?
बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल न्यू था जब मैं कोरिया में एंटर हुआ। मुझे नहीं पता था कि आगे मैं किधर जाऊंगा, क्या होगा। मेरे साथ एक और थे, टीममेट्स, हम 2 लोग थे गए पाकिस्तान को प्रेजेंट करने के लिए। तो जब हमने देखा कि बहुत खुशी हुई कि जी आगे एक वो बैनर लेके खड़े हैं जी पाकिस्तान को वेलकम करने के लिए। इस तरह बाकी टीम्स को भी, हर कंट्री के जो प्लेयर्स आ रहे थे उन्होंने वेलकम किया है। प्रॉपर उन्होंने एयर कंडीशन गाड़ी में उन्होंने हमें बिठाया है, रिफ्रेशमेंट दी है, वेन्यू पे लेके गए हैं, रेस्ट करवाई है, 3 टाइम खाना है, ट्रेनिंग है, प्रॉपर स्केड्यूल है, ऑन टाइम। सबसे बेस्ट चीज मुझे लगी ऑन टाइम है हर चीज, 1 मिनट नो ब्रेक। जो टाइम उन्होंने दी है सेम टाइम पे हर चीज परफॉर्म हो रही है। सही। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, अगर हम किसी को टाइम देते हैं 10 बजे का, वो तो 12 बजे हम उठ के जाना 12 बजे या 11 बजे वो जा रहा होता है। कल्चर बन चुका है। इवन Culture शादियों है। के अंदर बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि 8 बजे का टाइम होता है ना, तो मेहमान पहुंचते तो उसके घर वाले मौजूद नहीं होते, ऐसे ही है। वो खुद भी मौजूद नहीं होता और फोन करके पूछते हैं पाइन तानू साडा ते कल्चर पता ही है ना। और जो 9-10 time- तो बज ही जाते हैं। और जो टाइम पे आता है वो कहते हैं ये तो बेवकूफ है, ये टाइम पे आ रहा है हाँ। पाकिस्तान में। लेकिन वो लोग टाइम पे कंप्रोमाइज नहीं करते। अच्छा, यही वो चीज है कि वो लोग टॉप पे जा रहे हैं और हम सही। लोग हैं टाइम से लेट है, हर जगह टाइम पे लेट जाएंगे। सही। वो टाइम से 5 to 6 मिनट वो टाइम से पहले उधर मौजूद होंगे। और उनके जो प्लेयर्स हैं वो दिन में कितने घंटे जो है वो ट्रेनिंग पर लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो वो कल्चर अभी डेवलप नहीं हुआ। हम जरूर उस तरफ बढ़े और ये एक बिगिनिंग है कि हमारे जो बच्चे हैं, जो फ्यूचर है पाकिस्तान का, वो बचपन से इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। तो उनके अगर देखें तो कितने घंटे वो लगाते हैं, डाइट किस तरह की होती है उनकी, उनके जो प्लेयर्स हैं किस तरह का एटीट्यूड रखते हैं स्पोर्ट्स की तरफ। उधर बेसिकली ना ताइक्वांडो जो है वो एक फैमिली की तरह है। फॉर एग्जांपल पेरेंट हैं वो भी ताइक्वांडो कर रहे हैं, बच्चे हैं वो भी ताइक्वांडो कर रहे हैं, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर वो भी ताइक्वांडो में है। अच्छा। तो एक फैमिली की तरह, वो फैमिली की तरह क्लब में जाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, फैमिली की तरह वापस आ जाते सही। हैं। जब वो बिगनर्स, एक छोटे बच्चों को आप देखेंगे कि वो बड़ों को देख रहा है जी ये किस तरह ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली वो चीज पर फोकस करेगा। वो चलने से पहले वो अपनी किकिंग मारना स्टार्ट कर देता है बच्चा उनका। तो हमारे जो चलना सिखाते हैं वो किकिंग मारने सिखाते हैं, तो फिर वर्ल्ड चैंपियन फिर उधर से निकलते हैं। सही। तो पाकिस्तानियों को तो बहुत, ये जब पाकिस्तान में क्या होता है जी, जब बच्चा 10th पास कर लेगा उसके बाद हम इसे स्पोर्ट्स की तरफ भेजेंगे। सही तो सही। उस टाइम उसकी वो लाइफ गुजर चुकी होती है स्पोर्ट्स की। हसन बिल्कुल। अली भी हमारे साथ मौजूद हैं, बच्चे भी हैं, तो उनसे भी गुफ्तगू करते हैं, उनके प्रोफेशन के हवाले से भी जानते हैं। तो बेटा कैसे हैं आप, ठीक हैं? अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको ताइक्वांडो जो मार्शल आर्ट से ये पसंद है, आपको कितनी देर ट्रेनिंग करते हैं रोजाना इसमें? हम 1 घंटा हम 1 घंटा रोजाना। 1 घंटे में क्या क्या करते हैं आप? हम किकिंग करते हैं, फिजिकल करते हैं, सब कुछ करते हैं। अच्छा इसमें आप जिम्नास्टिक भी किसी हद तक परफॉर्म करते हैं या जस्ट किक्स के हवाले तक? किक्स के हवाले। ठीक है। और ट्रेनिंग में क्या क्या होता है? एक्सरसाइजेज भी कुछ होती हैं, आपको वॉक करवाई जाती है या दौड़ लगवाई जाती है? जी, दौड़ भी सब कुछ होता है, पंचेस होते हैं, किक्स होती हैं और फाइट्स होती तो Fights आपको होती अच्छा लगता है, आप इंजॉय करते हैं। हो? यस। तो आगे चलते हुए कोई आपका इरादा है प्रोफेशनल स्पोर्ट्स की तरफ जाने का? जी। जाओगे? यस। अरे वाह, अरोहा भी है हमारे साथ। हनान में जाऊंगी कि अगर हम अरोहा से भी बात कर लें। बिल्कुल बिल्कुल। अरोहा बेटा आपको अच्छा लगता है ये मार्शल आर्ट्स? अच्छा किसके साथ आपने लास्ट टाइम फाइट की? फाइट किसके साथ? मैं सबके साथ भी करती हूँ। सबके साथ की है आपने? अच्छा सबसे ज्यादा टफ टाइम आपको कौन देता है? किसके साथ लड़ना जरा मुश्किल होता है? मैं बाहरों से और क्या करते हैं। अच्छा और सबसे ज्यादा अब तक पिटाई किसकी की है आपने? किसी की भी नहीं? तो किक्स नहीं मारोगे तो विन किस तरह से करोगे आप? मासूम बच्चे हैं। तो हमारे साथ लुबैना और फिजा भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। तो बेटा आपको कितनी देर होगी है इस प्रोफेशन में आए? 6 माह जो है वो आपको हो गए। तो 6 माह के अंदर ट्रेनिंग काफी की होगी माइक आपने। आप अपने ना आगे करो, वो आप पकड़ लो। हाँ आप बोलो, आप बताओ कितने टाइम से कर रहे? 6 माह से। 6 माह से। तो किस तरह से आपको अम्मी अब्बू ने कहा जी कि आप इस तरफ जाएं, या खुद आपको शौक था, किसी दोस्त ने बताया, किस तरह से? नहीं, मुझे बहुत शौक था कि मैं ये कराटे सीखूं, ताइक्वांडो की। तो मुझे बहुत शौक है, बचपन से शौक है कि मैं ये करूं। अच्छा सीखा फिर आपने? जी। और फाइट हुई आपकी? अब तक कितनी फाइट्स हो चुकी हैं? वह मेरी हुई है फाइट्स, मेरे कजनों के साथ, बहनों के साथ हुई है फाइट्स। अच्छा सबकी पिटाई की होगी बारी बारी आपने। वैसे जब बंदे को मार्शल आर्ट्स आ जाती है ना तो वो फिर अगले पिछले बदले भी लेता है। तो आपने किसी से बदला लिया? बहन की पिटाई की, उसे कहा कि फलां टाइम पे तुमने मुझे वो चीज नहीं दी थी,
तो अब मैं बताती हूँ, अब मुझे लड़ना आ गया। नहीं। ऐसा कुछ नहीं किया? नहीं। तो जिनके साथ वैसे प्रोफेशनली फाइट होती है उनके साथ तो की होगी, जी। फाइट हुई ही नहीं अभी तक आप? हुई है हमारी। ठीक है, सबसे ज्यादा पिटाई फाइट में किसकी की है आपने? मैंने अभी किसी की भी नहीं की। किसी की भी नहीं की? तो विन कैसे किया आपने? मतलब कि जब की है लेकिन इतनी फाइट की। अगर आपको हाँ। आता भी हो तो लड़ना नहीं चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है जी। है नहीं ना? नहीं, वो तो हाँ। मतलब सीखने का मतलब ये तो नहीं कि आप हाँ, उसे कि मतलब ये कि भाई ने हाँ। कुछ छीना तो उसको। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन फिर भी एक रोब और दबदबा तो होता है ना बहन भाइयों पे, हाँ, नहीं, कजन्स पे, दोस्तों पे। नहीं मेरे साथ वो नहीं। कहते नहीं है कि अब लुबेना ने, भाईजान और फिजा ने सीख लिया है लड़ना, अब जरा उनसे दूरी बना के ये रखो। 3 बहनें और एक भाई ताइक्वांडो करते हैं। अच्छा, इनके भाई भी हैं ताइक्वांडो? छोटा भाई अरे है इनका, वाह, बिल्कुल वो वाह। 5-6 ईयर का है, वो भी ताइक्वांडो करता है। अरे वाह वाह, सो इम्प्रेसिव। फिजा भी हमारे साथ है। फिजा, आप भी थोड़ा सा बताओ अपने बारे में, कैसा आपको लगता है ताइक्वांडो आगे चलते परस्यू करना चाहते हो? यस। एज अ करियर आप चाहोगे कि आप प्रोफेशनल करियर में चले जाओ? हाँ जी। और मुझे ये भी बताएं कि आप रोजाना कितनी देर ट्रेनिंग करती हैं, 1 घंटा। और ट्रेनिंग में क्या क्या होता है? एक्सरसाइज, किके, पुंजा वगैरह, फाइट। आपकी मोस्ट फेवरेट ट्रेनिंग कौन सी है? किक्स पुंजा। है, पंचिंग है, जंपिंग है? पुंजा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि बच्चे यहाँ पे जो वर्किंग करते हैं, जैसे अभी 4 बच्चे हमारे साथ बैठे हैं, ये ताइक्वांडो की ट्रेनिंग भी करते हैं। एक होता है लगन के साथ करना, और एक होता है कि बस थोड़ा सा कि यार एक्टिविटी है, चलें परफॉर्म कर दें। तो आपको हमारे यहाँ जो कल्चर है उसमें ये ट्रेंड कितना नजर आया? ये जो माशाल्लाह ये छोटे बच्चे हैं ना हमारे, ये सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं ये बच्चे। इसमें क्या होता है कि जो उनको टाइम मिलता है ना, इससे आधा घंटा 15 मिनट्स पहले ये उधर पहुंचे होते हैं ट्रेनिंग के लिए। मतलब कि पेरेंट्स कहते हैं सर ये स्कूल के लिए नहीं उठते, ट्यूशन के लिए नहीं जाते, लेकिन अब ताइक्वांडो टाइम होता है तो 30 मिनट्स ये बच्चे पहले आगे बैठे होते हैं, घर में रेडी होकर बैठे होते हैं जी हमने ताइक्वांडो करनी है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। इस पे मजीद गुफ्तगू भी करेंगे, और इसके साथ साथ हम बच्चों की फाइट भी लाजमी तौर पे देखेंगे, क्योंकि बच्चे आ जाएं तो इस चीज का फायदा उठाएंगे कि हमारी ऑडियंस को दिखा सकें कि इस हवाले से भी टैलेंट हमारे यहाँ कम नहीं है। लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। तो जनाब हमारे साथ बच्चे जो हैं वो आज मौजूद हैं, और ताइक्वांडो जो है एक्सपर्ट वो भी मौजूद हैं, जो बच्चों को सिखाया गया। फातिमा, मेरा ख्याल है अब कुछ देखी भी जाए झलक। बिल्कुल तो हम गुफरान सबकी बात करें जी, इस जी। बारे में, तो मैं चाहती हूँ कि लाजमी तौर पर अब हम दिखाएं भी कि बच्चे जो हैं क्या करके दिखाते हैं हम लोगों को। बिल्कुल, गुफरान से जानेंगे। गुफरान, क्या परफॉर्म करेंगे बच्चे? अभी बच्चे जो हैं ये कुछ पंचेस करेंगे, ब्लॉक्स करेंगे और किक्स करेंगे। ये डेमोस्ट्रेट करेंगे कि ताइक्वांडो में होता क्या है। तो एक डेमोस्ट्रेशन है लाइट सी, बिल्कुल छोटी सी, मतलब बिगनर्स के लिए। अगर तो कुछ बच्चे सीखना भी चाहते हैं ना, हमारे जो ऑडियंस है, तो वो इनसे लर्न कर सकते हैं कि ये बच्चे पंच किस तरह कर रहे हैं, ब्लॉक किस तरह कर रहे हैं, और उसके बाद किक्स किस तरह कर सकते हैं। तो वो जो अपने घर पे बैठ के भी ताइक्वांडो लर्न कर सकते हैं। तो आप करवाएं स्टार्ट फिर इनको। ओके, चिरियत हिंगने जुम्बी जुचमसागी अपो जिरगी सिंगल पंच ना धुल सेट ना धुल सेट ना धुल सेट डबल पंच 2 बन जिरगी ना धुल सेट ना 7 जिरगी ना धुल सेट ना आरे माँ की 2 बन जिरगी किक ब्लॉक। ये किक ब्लॉक है जो भी बच्चे करेंगे। किक अगर आपको कोई किक हिट करता है तो उसका ये ब्लॉक है। उसे ब्लॉक किस तरह करना है किक को ना धुल सिट ना ममथंग माकी। अगर आपके ऊपर कोई पंच से अटैक करता है मिडिल लेवल पे तो उसको ब्लॉक किस तरह करना है ना धुल सिट नित उलगुल माकी।
अगर कोई अपर से मतलब हेड से अगर आपके ऊपर कोई अटैक करता है तो उसको हमने डिफेंड किस तरह करना है। उलगुल माकी है ना, धुल सिट, ओके चुरियत हिंगने चेक चुंबी अब चालगी ना, धुल सिट नेट स्टार्ट चेंज ना, धुल सिट नेट स्टार्ट चेंज अब चैगी होल्डिंग किक है ना, धुल सिट नेट स्टार्ट चेंज ना, धुल सिट नेट स्टार्ट चेंज बंदल चैगी। अभी ये बच्चे जो किक करेंगे ये मिडिल लेवल पे हिट होगी और ताइक्वांडो में इस किक के 2 पॉइंट्स हैं। ये फाइट की गेम है तो इसमें मतलब हिट करने के 2 पॉइंट मिलेंगे इस किक को ना, धुल सिट नेट स्टार्ट चेंज ना, धुल सिट नेट स्टार्ट चेंज धुले चैगी। अभी जो किक बच्चे हिट करेंगे ये फेस लेवल पे किक लगेगी, इसके 3 पॉइंट्स होते हैं ना, धुल सिट नेट ना, धुल स्टार्ट चेंज ना, धुल सिट नेट ना, ओके चुरियत हिंगने अरूहा एंड हसन वापस आ जाएंगे सिटिंग पे और लुबैना और फिजा फाइट करेंगे। ठीक है, टर्न योर फेस चुरियत हिंगने चेक चुंबी चुजक ओके क्लियो चुरियत हिंगने गो बैक हसन एंड अरूहा चुरियत हिंगने बी चुजक यस यस वेरी गुड ओके क्लियो चुरियत हिंगने गो बैक। अभी आपने सेकंड फाइट और फर्स्ट फाइट में कुछ आपको डिफरेंस नजर आया होगा कि जो फर्स्ट फाइट थी दोनों सेम थी, हाइट सेम थी, वेट सेम था, तो उन्होंने इक्वल फाइट की है। ठीक है, और जो सेकंड फाइट थी उसमें क्या था कि एक छोटा बच्चा था और एक बड़ा बच्चा है। बिल्कुल। अब हम उन्हें बच्चों को क्या सिखाते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्लब में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक छोटा बच्चा एक बड़ा बच्चा है, तो जो बड़ा बच्चा है वो छोटे बच्चे को फोर्स से हिट नहीं करेगा, उसे चोट लग जाएगी। तो जो बड़ा बच्चा है उसका फर्ज बनता है कि छोटे बच्चे को प्रैक्टिस करवाए। सही। अब छोटा बच्चा हिटिंग वो करवा रहा था, बड़ा बच्चा मारना चाहता है, उसे किक मार सकता था फेस पे, लेकिन वो क्या था, उसे सांस लेके चलना है। उन्हें छोटों को भी उन्हें मोटिवेट करके सांस लेके चलना है। प्रैक्टिस करवाई जाती है एक तरीके से और उनको इस चीज का कॉन्फिडेंस दिया जाता है कि आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर बच्चे को तो बड़ा पीट देगा तो उससे तो ज़हन में ये आ जाएगा ना कि मैं नहीं कर पाऊंगा। इसी तरह ही तो कॉन्फिडेंस अगर आप उन बच्चों को देते हैं तो एक वक्त आता है कि वो फिर अपने से बड़े से लड़ने के लिए भी तैयार होते हैं। इसी तरह जब कोई न्यू बच्चा होता है ना, अब जब मेरे साथ फाइट करते हैं तो मैं क्या कहता हूँ, आप किक हिट करो। वो पहले डर की वजह से वो किक ही नहीं हिट कर पाते, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो किक हिट करते हैं। मैं कहता हूँ मैं नहीं किक करूंगा, आप
किक हिट करो, वो बच्चे किक हिट करते हैं, करते 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 1-2 डेज में वो बच्चे किक और मारना ये जो शुरू कर देते कॉन्फिडेंस हैं। बिल्ड होता है थ्रू दीज एक्सरसाइजेज, आई थिंक ये डेफिनेटली आपको आपकी आम जिंदगी में भी मदद करता है। बच्चे स्पेशली जो छोटी एज के होते हैं उनको आप उस स्टेज से सिखाना शुरू करते हो। एक तो टीम वर्क वो सीख रहे हैं, जहाँ पे वो दो इकट्ठे काम करना सीख रहे हैं, सिर्फ अपने बारे में नहीं दूसरे के बारे में भी सोच रहे हैं, और अपने से जो छोटा है या अनएक्सपीरियंस्ड है उसको सिखा रहे हैं। और दूसरा वो प्रैक्टिस भी उनकी हो रही है, साथ साथ वो दुनिया के हवाले से भी चीजें सीख रहे हैं। तो आई थिंक ये जनरली आपकी बच्चे की जो ओवरऑल ग्रोथ है, जो उसकी एक मेंटालिटी, एक ट्रेनिंग है दुनिया के हवाले से, वो भी आपकी साथ साथ हो रही है। बिल्कुल इसी तरह ही हम ताइक्वांडो में बच्चों को डिसिप्लिन सिखाते हैं। ताइक्वांडो तो ऑब्वियसली हमने सिखानी है डिसिप्लिन, कि आपने किसी से मिलना किस तरह है, बात किस तरह करनी है। अब ये जो बच्चे हैं बिल्कुल न्यू है, बिगनर्स हैं, अभी 6 मंथ हुए हैं, क्यों लेके आऊं? और ये 6 महीने में जो सीखा हुआ है इन्होंने, आई थिंक दैट्स इम्प्रेसिव। आप जितने बड़े होते जाते हो उतनी ही आपकी सीखने की सलाहियत कमजोर होती जाती है। इसीलिए छोटी उम्र में चीजें सिखाने से यही होता है कि आप जल्दी पिक कर लेते हो चीजों को। और मैं तो हैरान हूं देख के, मतलब वेल रन के 6 महीने के अंदर ये बच्चे इतने वेल ट्रेन्ड हैं। इसलिए हम इन बच्चों को लेके आए हैं, ताकि आके इधर थोड़ा सा देखेंगे कि इन्वायरमेंट किस तरह होता है, फर्दर ये हमारे चैंपियन बनेंगे। अब जब मैंने मॉर्निंग शो में स्टार्ट किया था तो मुझे बोलने का नहीं पता था, मतलब मैं कहता था कि आज मैं क्या करूंगा मॉर्निंग शो में ना। तो अब देखें क्या अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इन बच्चों को अभी से स्टार्ट कर दिया मॉर्निंग शो में लाना। अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ साथ अब बाकी जो बच्चे हैं वो भी मोटिवेट होंगे कि साथ ही जाएंगे, फिर और ज्यादा बच्चे आएंगे, न्यू फेसेस आएंगे, आगे उनका जो है ना उनकी सलाहियत वो बढ़ेगी, स्किल्स बढ़ेगी, उनके अंदर मोटिवेट। तो ये वो चीज है। अब छोटे बच्चे हैं तो उनकी स्ट्रेचिंग जो लेवल है वो बहुत इजीली हम इनके सकते हैं, बनस्बत ये कि मैं हूँ, कोई बड़ा है, कोई बड़ा बच्चा आएगा, वो स्ट्रेचिंग इजीली हो सकेगी।